वन ही निकलता है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू के, वन वन से कैंसिल, तो F बराबर हो जाएगा किसके, के। और के हमारे पास क्या है, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 14 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एमसीक्यूज को आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करना है और हर चैप्टर को सॉल्व करना है, कोई भी चैप्टर आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज को लाजमी सॉल्व करना है बिफोर पेपर और टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो ना अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, यहाँ पर काफी सारे टिक रॉन्ग लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये ब्लू पेन से टिक थे तभी मैं इन्हें मिटा भी नहीं सकती थी, तो इसलिए इन दी एंड आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है विद करेक्ट आंसर्स, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड। वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम चार्जेस पढ़ते हैं जो कि किसमें हो, रेस्ट में हो, तो उसे क्या कहा जाता है। ए इलेक्ट्रिसिटी, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सी क्वांटम या फिर डी मैग्नेटिज्म, तो उसे क्या कहा जाता है, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। Then the magnitude of force between two unit positive charges when the distance between them is 1 meter would be। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा पहले डेटा निकाल लिया करें, आप लोग के लिए फिर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी हो जाता है। क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पहला क्या आ गया हमारे पास, क्या पूछ रहा है, फोर्स। फिर क्या कह रहा है, बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, क्या कह रहा है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास। देन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस इतना है। अब बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। ये हमारे पास क्या है, Q1, ये हमारे पास क्या है, Q2। अब क्या कह रहा है, दोनों क्या है, यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है कि ये दोनों किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। ये भी हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है। अब इन तीनों चीजों को देखकर आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, तो यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, कूलम्स लॉ का, दैट इज F इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे ये कैसे था कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो वहां पर हम क्या पुट करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को फिर मिला के हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब क्या कह रहा है कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, 1 है। अब इनकी जगह पर आप लोग 1 पुट कर दें, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R हमारे पास क्या है, दैट इज 1, तो R स्क्वायर की जगह पे भी क्या लिख देंगे, 1। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही निकलता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू K, 1 1 से कैंसिल, तो F बराबर हो जाएगा किसके, के। और के हमारे पास क्या है, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है याद रखिएगा। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है कि कूलम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या है, तो आप लोगों ने यूनिट को भी लाजमी याद कर लेना है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A 0 न्यूटन, B 1 न्यूटन, 2 न्यूटन या फिर D कूलम्स कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट। Then Coulomb's law mostly closely resembles with, Coulomb's का लॉ किससे रिजेंबल करता है। अब यहाँ पर आप लोग को ये F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर देखने के बाद कौन सा फॉर्मूला जहन में आ रहा है, याद कीजिएगा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। उसमें क्या था कि F इज इक्वल्स टू M1G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये था ना हमारे पास। तो ये जो है वो इस जैसा ही है, यहाँ पर भी सेम Q1 Q2, यहाँ पर M1 M2, यहाँ पर R स्क्वायर, यहाँ पर R स्क्वायर। तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो रिजेंबल करता है किससे, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से,
Then, if the electrostatic force between two electrons is F Newton, then the electrostatic force between two proton at the same distance is. अब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो कितनी है, F है। अब पूछ रहा है कि उसी सेम डिस्टेंस पे हमारे पास दो प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स होगी वो कितनी होगी। अब हमें पता है कि भाई दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम होता है और हमारे पास जो है चार्ज कितना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस भी सेम है तो बताएं कि फोर्स कितनी होगी। तो याद रखिएगा जितनी हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी वही हमारे प्रोटॉन के ऊपर भी होगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑप्शन क्या है हमारे पास, दैट इज 0 न्यूटन 2F 2/3F या फिर F। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, दैट इज DF। ठीक है, कि जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी उतनी ही दो प्रोटॉन के दरमियान भी होगी, क्योंकि उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस भी सेम है और उनके ऊपर चार्ज भी सेम ही होता है। Then the direction of electric force and electric field intensity is, electric force और electric field intensity की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, तो क्या होती है याद रखिएगा, that is parallel to each other। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बेसिकली क्या है कि वो फोर्स जो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा हो दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से, तो उस फील्ड को हम उस जितनी मतलब जहां तक वो जो है एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। Then the work done on a unit charge against electric field intensity is called, work done on a unit charge हम किसे कहते हैं कि भाई किसी एक चार्ज को हमने किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, पहुंचाना है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। अब कह रहा है कि द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट, अब ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इलेक्ट्रिक करंट, सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर डी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी डेफिनेशन भी है, यही आप लोग इसकी डेफिनेशन भी याद कर लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट क्या आ जाता है। अब हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा है हमारे पास ईएमएफ। इन तीनों का जो यूनिट होता है ना वो सेम होता है और वो क्या है, दैट इज वोल्ट या फिर वोल्टेज। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ठीक है, इन तीनों का यूनिट अक्सर आ जाता है घुमा फिरा के कि इसका बताएं इसका बताएं, तो इनका तीनों का यूनिट सेम है, दैट इज वोल्टेज। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन दे कनेक्टेड इन। पहले तो ये समझ ले कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है, कैपेसिटर बेसिकली वो डिवाइस है जो कि स्टोर करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है। अब पूछ रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो किस तरह से बढ़ेगा जब हम उसे किस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब कैपेसिटर को हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं, एक हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, दूसरा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब पूछा जा रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा, जब पैरेलल में करेंगे या सीरीज में करेंगे या फिर दोनों में। तो याद रखिएगा जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तब उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। अब यहाँ पर हमारे पास एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ कर लेते हैं,
2 कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं कितने के, 8 माइक्रोफैराड के। अब कह रहा है कि उसे हमने कनेक्ट किया है किसमें, सीरीज में। अब बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, 1/CE इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर अगर जैसे 2 कैपेसिटर्स दिए गए, 3 कैपेसिटर होगा तो हम प्लस लगा के फिर एक और कैपेसिटर यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हम लोग कैसे लिखते हैं, जब हमारे पास कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में कनेक्टेड हो। जब हमारे पास पैरेलल में होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, सीरीज का पूछा गया। तो अब यहां पर सिंपल आप लोग वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास क्या कह रहा है कि दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 8, 1/8 प्लस 1/8। सिंपल आप लोग यहां पर इन दोनों का जो है वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 8 और 8, हम लोग यहाँ पर सिंपल 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2/8। ठीक है, अब यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो हमारे पास 1/CE बराबर हो गया किसके, 1/4 के। अब देखते हैं हमारे पास ये वाला ऑप्शन है क्या। यस, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है, दैट इज 1/4 माइक्रोफैराड। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 9 पे। क्या कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब कह रहे हैं कि जब जो है किसी कैपेसिटर में के बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो अब बताएं कि उसके कैपेसिटेंस पे कौन सा अफेक्ट पड़ेगा। क्या उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, या फिर अनचार्ज। तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हमारे पास बेसिकली क्या है, वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं दो प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Then if the area of the parallel plate capacitor is double, then the capacitance will be। जब हम एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस का, तो उसका कैपेसिटर का, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज C इज इक्वल्स टू E0A/D। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एरिया के साथ। तो जितना आप लोग एरिया बढ़ाएंगे उतना ही आप लोग का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब जो है वो हम एरिया को डबल कर रहे हैं, तो बताएं कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर कहता है कि एरिया को हाफ कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। मतलब ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस हिसाब से जो बढ़ेगी चीज वो उतना ही बढ़ेगा, जिस हिसाब से जो चीज कम होगी वो इतना ही कम होगा। यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।